स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे क्वाज़ाई एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है जायरोट्रॉन पावर ड्रिलिंग के बारे में। तो आइए इसे थोड़े गहराई से समझते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है जियोथर्मल एनर्जी का। और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में ये समझना ज़रूरी है कि वन ऑफ दी बेस्ट क्लीन एनर्जी सोर्स है। यानी कि ये सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। क्योंकि सोलर में सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि मान लीजिए आप इस ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बादल नहीं होता, बारिश नहीं होता, वेदर ठीक ठाक रहता है, तो भी आप रात को क्या करोगे? विंड है, विंड कर्म करता है 24/7, लेकिन कभी भी कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी पे नहीं करता, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो घुमा फिरा के इंटरमिटेंसी यानी कि कब भगभुक करना बेसिकली बहुत बड़ा समस्या है पावर ग्रिड के लिए। लेकिन आपको पावर हमेशा चाहिए होता है। तो ये इकलौता ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी में कैटेगरी में जाता है जो 24/7 काम करता है बेस लोड के तौर पे। यानी कि जैसे आप पावर प्लांट बनाते थे अपना स्टीम के लिए, जो कोल कंज्यूम कर रहा है, नेचुरल गैस कंज्यूम कर रहा है, यूरेनियम कंज्यूम कर रहा है, एग्जैक्टली वही कंट्रोल सी कंट्रोल भी कीजिए और कोई चेंज नहीं होगा। और ये मिलियंस ऑफ ईयर तक में रन आउट नहीं करेगा, क्योंकि धरती का कोर में बहुत सारा मतलब आइसोटोप्स है जो मतलब समझिए स्टेप डाउन कर रहा है अपने आप को। ठीक है, मतलब समझिए वो रेडिएशन बाहर निकाल रहा है। प्लस जब प्लैनेट बना, यानी कि जब डस्ट क्लाउड कोलैप्स करके स्टार बना और उसके बाद जो बाकी सारे डस्ट क्लाउड कोलैप्स करके प्लैनेट्स बने, उसमें बहुत एनर्जी ट्रैप हो गया, वो धीरे धीरे निकल रहा है। तो वहाँ इतना ज़्यादा एनर्जी है कि इंसानियत का पूरा एनर्जी कंजम्पशन जो है उसका एक दो जीरो आप बढ़ा भी दोगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बहुत बड़ा ये ऐसा बात हो गया ना कि आप समुंदर को ड्राई करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। आप समुंदर से 1 लीटर पंप लगाइए या 5 करोड़ लीटर का पंप लगाइए, समुंदर को चवन्नी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये वही बात है। ये रिजर्वायर यानी कि धरती के कोर में जो रिजर्वायर है वो इतना बड़ा है कि उसे हम लोग ड्रेन नहीं कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितनी आप गहराई में चलते जाएंगे उतना बल्ले बल्ले होते जाएगा। कम गहराई पे ये उतना ठीक ठाक है, लेकिन गहराई आप बढ़ाइए यानी 10 किलोमीटर से आगे बढ़िए तब ये गर्दा उड़ा देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे आप मुंह खोल के बोल दीजिए कि हम 10 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पे जा रहे हैं रिलायबली, कि मतलब मैं यहाँ ड्रिलिंग करूँगा 10 किलोमीटर से नीचे जाऊँगा। गारंटीड नहीं है। बहुत सारे केसेस में जहाँ पे बसॉल्ट का लेयर आता है, भैया क्षमा करो हम नीचे नहीं जा सकते। 4-5 किलोमीटर जाने का मतलब अब ऑलमोस्ट क्योंकि ऑयल एंड गैस माइनिंग इतनी होने लगी है, 4-5 किलोमीटर ठीक से पहुँच जाता है, लेकिन उससे आगे जाने में बैंड बच जाती है और दाम एक्सपोनेंशियली भागता है। यानी कि आपका 4 किलोमीटर का मान लीजिए 200 करोड़ लगेगा, जैसे आप बोलेंगे 10 किलोमीटर कर दो, वो बोले सर 1-2 अरब लग जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 10 किलोमीटर तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है अभी के लिए, ऐसा समझ लीजिए। तो बाकी जगह पे जहाँ जियोथर्मिंग इस्तेमाल हो रहा है, जियोथर्मल एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि नेचर के कारण से वहाँ पे जियोथर्मल है। यानी कि जो अंदर एनर्जी है वो ट्रैप है। वो कई बार टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच का क्रैक का इस्तेमाल करके लावा ऊपर आ जाता है। अब वहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि वो वहाँ एक अंडर वाटर पॉकेट हो जैसे वाटर का, उसको बॉयल ऑफ करके स्टीम फंस गया हो। वहाँ कई बार ऐसा किया जाता है कि सब स्टीम निकलने लगता है। कारण ये कि अंडरग्राउंड वाटर में वहाँ मैग्मा आ जा रहा है, मैग्मा वहाँ के पानी को बॉयल कर दे रहा है। या कुछ कुछ केसेस में एक आपको मिल सकता है कि थर्मल रिजर्वायर है। तो ये सब मिलता है, बहुत सारे कंट्री में मिलता है, और वहाँ पे जाके आप टैप करके जियोथर्मल पावर प्लांट बनाते हो, सब बल्ले बल्ले। साइड इफेक्ट ये है कि ये सब उतना नीचे नहीं है, तो यहाँ पे एक रिजर्वायर वाला साइड इफेक्ट है, यानी कि ये ठंडा हो सकता है। अगर इसे मेगावाट पे मेगावाट बिजली आप निकालने लगोगे तो चूंकि ये मतलब समझिए एक तो पॉकेट था गर्मी का जो ऊपर आके फंस गया, ठीक है, आपने उससे निकाला गर्मी, लेकिन कंटिन्यूसली रिप्लेनिशमेंट ना होने के कारण वो ठंडा हो जाएगा। यानी कि प्लांट आपने जो बनाया है वो बंद हो जाएगा। ये मतलब जितनी कंट्री भी जियो थर्मल के साथ काम करती है उनको होता है कि मतलब कई साल 10 साल तक एकदम बम बम एनर्जी मिला, उसके बाद आउटपुट कम आ रहा है, फिर से भैया दूसरी जगह ड्रिल करो ताकि बचा कुछ एनर्जी निकाल सकें। तो ये कूल ऑफ करता है अगर आप ज़्यादा गहराई पर नहीं जाते। 4 से 8 किलोमीटर के आसपास ये बहुत बड़ा समस्या है। तब 10 क्रॉस कर दोगे तब कोई दिक्कत नहीं, तब इतना फ्लक्स कोर से निकल रहा है कि वो आपको कांस्टेंट हीट रहेगा, उसको आप ठंडा नहीं कर सकते। लेकिन आप बात करो 3 किलोमीटर आपको कोई पॉकेट मिल गया, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लाइफ टाइम एनर्जी मिलेगी, वैसा नहीं। हाँ, 10-15 साल तक डिपेंडिंग कि कितना बड़ा रिजर्वायर है आपको बम बम एनर्जी मिल जाएगी। तो जियोथर्मल वन ऑफ द बेस्ट है। बस प्रॉब्लम है कि हम लोग गहराई पे नहीं उतर पाते, गहराई में उतर के गहरी गहरी बातें नहीं कर पाते हैं। तो क्वाज़ाई का आइडिया जो है, तो यहाँ पे ये समझिए कि ये गहराई में उतरना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में उतरना चाहते हैं, यानी 10 किलोमीटर। और अगर इनका प्रेजेंटेशन देखेंगे तो सीधा सीधा टारगेट करे 20 किलोमीटर का। अगर आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा डीप बोर होल जो किया गया था वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर का था। तो ये समझना जरूरी है कि ये सीधे मुंह खोलकर 20 बोल दे रहे हैं, और वो 12 करने में मतलब सालों साल लगे, पैसा पानी की तरह बहाया गया, एंड में उसको बंद ही करना पड़ा। तो हिसाब ये समझिए कि कैसे कर ले रहे हैं। तो बात है मैकेनिकल ड्रिलिंग जो है काम नहीं करेगा, सीधा सीधा मैकेनिकल ड्रिलिंग आप सोच रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि ऊपर का जब तक हार्ड
लेयर है तब तक बल है, लेकिन जैसे बसॉल्ट का लेयर पहुंचता है वो उसका ड्रिल बिट्स घिसने लगता है। कितना स्पीड से घिसता है? डायमंड टिप ड्रिल बिट्स घिसने लगते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जाने लगते हो टेम्परेचर जैसे अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने लगता है, वो एक्सपोनेंशियली घिसने लगता है कि मतलब आपका ड्रिल बिट हर कुछ घंटे में घिस सकता है। तो आपको बस उसी को बदलने में ही आपका टाइम खपत होते चला जाएगा। और ये होता है मतलब जब भी डीप सी माइनिंग की जा रही है या ऑयल एंड गैस के लिए कर रही है, एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका है कि आप सोचोगे ना कि अरे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1-2 महीने में पहुंच गए, उससे नीचे जाने में आपको 1-2 साल तक लग सकता है। क्यों भैया? वहाँ पे ड्रिल बिट बार बार टूट रहा है या मशीन जाम हो जा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा समस्या है। तो मैकेनिकल सिस्टम काम नहीं करेगा, उसके बारे में सोचना भी नहीं है, और ये कंपनी सीधा सीधा जानती है। तो यहाँ पे ये समझिए, अगर आप बहुत गहराई पे पहुंच जाते हैं यानी 10 किलोमीटर, यानी यहाँ जहाँ बात करें 20 किलोमीटर का, सबसे बुरा जगह पे भी अगर आप 20 किलोमीटर करते हैं, मतलब जियोलॉजिकल का क्रस्ट एग्जैक्टली मैथमेटिकली ये नहीं है कि एकदम यही परत की डेंसिटी है, लेकिन अगर आप 20 करते हो, दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा, मतलब हॉट सुपर हीटेड रॉक्स नहीं मिलेगा। ये समझना बेहद जरूरी है, इसीलिए ये 20 तक का टारगेट रखा है। जनरली आपका मतलब एनालिसिस करके हिसाब लगाया जा सकता है कि कितना पे आपका काम हो जाएगा। 20 का मतलब कि हर देश, हर कॉन्टिनेंट, हर समय, हर जगह पे बल्ले बल्ले रहेगा, और ये कूल ऑफ नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट फ्लक्स इनपुट है कि आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। आपको सालों साल चलाइए ये प्लांट, मतलब समझिए पूरा देश, अरे देश पैदा हुआ 75 साल जैसे इंडिया का हो गया है, ये 500 साल तक चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, पावर प्लांट हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन मत लो आप। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसा करेंगे कैसे? जब यहाँ मैकेनिकल ड्रिल नहीं जा सकते तो करेंगे कैसे ड्रिलिंग? यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मिलीमीटर वेव ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का। और इसमें आप लोग एक बात बार बार सुनते होंगे, जायरोट्रॉन, यही है। आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है, यानी कि ये जायरोट्रॉन का इस्तेमाल करके एक ड्रिल करते हैं और ड्रिल काफ़ी गहराई तक पहुँच जाता है, यानी जहाँ टारगेट कर रहे हैं 20 किलोमीटर तक, 20 जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये समझिए कि वो कैपेसिटी रख रहे हैं। उनका मैथमेटिक्स कह रहा है कि अगर हम 20 छूने लगते हैं तो हमें कोई ये नहीं बोला यहाँ पे होगा कि नहीं। जैसे कई बार जियोथर्मल में यही होता है कि यहाँ होगा कि नहीं, 90% जगह पे नहीं होता, क्योंकि कुछ ही जगह पे वो हॉट पॉकेट्स है, और प्लस हॉट पॉकेट लॉन्ग टर्म है भी नहीं। तो यहाँ पे वो एकदम नहीं करना चाहिए। यहाँ चाहते कि अगर मान लीजिए आपका हॉट पॉकेट जो है, यानी चांसेस है उससे थोड़ा सा कुछ किलोमीटर नीचे जाए आपको वो लीक पॉकेट में जाए, यानी क्रैक मिल जाएगा, क्रैक में आपको सीधा मैग्मा मिल जाएगा, और वो ठंडा नहीं होने वाला। तो वो सबका यही समस्या है, इसीलिए वो 3 से आपको 20 किलोमीटर का रेंज दे रहे हैं। अगर वहाँ तक पहुँच जाती है, ये कंपनी सक्सेसफुल होती है, तो जियोथर्मल को बेस पावर बनाने देगी। यानी कि हटाइए कोल पावर प्लांट को, हटाइए न्यूक्लियर पावर प्लांट को, हटाइए वाटर डैम्स को, हटा दीजिए, मतलब आपको दिमाग ही नहीं लगा, न्यूक्लियर वुक्लियर सब हटाइए, सोलर हटाइए, विंड हटाइए, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये कॉन्स्टेंट अमेजिंग पावर सोर्स है, लोड आपको लेना ही नहीं है, और ये हर जगह काम कर सकता है। ऐसा भी नहीं कि पूरा, जैसे भारत में मान लीजिए कई गीगावाट का बन रहा है, तो 1 गीगावाट का एक स्टेट में, मतलब हर स्टेट को आप कर दो यार, हर स्टेट अपना एक कई गीगावाट का बना लो यार, और मतलब सिर्फ आप इंटरकनेक्ट रखो, कहीं पावर अप डाउन हो रहा है मतलब कंजम्पशन में, तो अप डाउन को बैलेंस कर सके। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, बाकी सारे रिन्यूएबल्स को ऐसे लेगा, हट जाओ। तो ये है इसका आइडिया। अब इसको समझते हैं काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहला चीज आपको सुनने को आएगा मिलीमीटर वेव्स। तो मिलीमीटर वेव्स है क्या? तो मिलीमीटर वेव्स टेक्निकली ये पड़ता है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में। यानी कि अगर आप माइक्रोवेव लेते हैं और उसके बाद इंफ्रारेड पे जाते हैं, दोनों के बीच में एक जोन है जिसे हम लोग कहते हैं मिलीमीटर वेव। तो ये वेव आता है, और इस वेव का साइज जानेंगे, यानी कि वेव लेंथ जानना चाहेंगे, तो ये 10 मिलीमीटर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर तक जाता है। इसी कारण से इसे मिलीमीटर वेव कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्कैटर नहीं करता है, क्योंकि हर वेवलेंथ का प्रॉपर्टीज होता है। यानी कि अगर जैसे आप बहुत लॉन्ग वेव चले जाते हो, जैसे माइक्रोवेव में चले जाते हैं, वो आर पार चले जाएगा। इसीलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके आपका कम्युनिकेशन चलता है, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग रेंज जा सकता है, और मतलब हर चीज़ के आप पास जाता है। फिर आप लोग क्यों ना हम शॉर्ट वेव कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट वेव ऑफ कर देते हो, लेकिन वो ज़्यादा चीज़ों से रिफ्लेक्ट होने लगा है। यानी कि इंफ्रारेड जैसे है, आपका स्किन का ऊपर वाला लेयर ही से रोक डालता है, और मतलब बहुत मतलब फार इंफ्रारेड, मतलब बहुत इधर माइक्रोवेव की तरफ आएगा, तब वो अंदर जाएगा जब। तो ये समझना जरूरी कि हर मतलब ईएम वेव का हर एक का अलग स्पेक्ट्रम है, यानी अलग रिएक्टिविटी समझ लिए कि वो कितना पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगा, कितना के साथ नहीं करेगा। और आप हमेशा चाहते हो कि रिएक्ट वही करे जहां हम कराना चाह रहे हैं, बाकी ना आगे जाए ना पीछे जाए। तो ये बहुत बढ़िया है। ये स्मॉल पार्टिकल डस्ट और रेबल से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो 1 मिलीमीटर से छोटा अगर डस्ट बन गया है, मान लिया आपने बहुत एनर्जी लगाया, वो बूम करेगा, अब वहाँ से डस्ट बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, लेकिन वो डस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज इसके साइज से छोटा होगा, तो आराम से वेव आर पार चला जाएगा। तो ये समझना चाहिए कि ये डस्ट और रबल इसे ये नहीं कर सकता, स्कैटर नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब है कि यानी लंबी दूरी तक एनर्जी डाल सकते हैं। प्लस गाइडेड ट्रांसमिशन करना पॉसिबल है, यानी कि आप इसे सरफेस पे ये जायरोट्रॉन लगा रहे हो, जायरोट्रॉन बम बम बिजली खा रहा है, बम बम आपको मिलीमीटर वेव्स देता है, लेकिन वो अगर जा नहीं पा रहा जहाँ भेजना चाह रहे तो फायदा क्या है? तो ये ट्रांसमिशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये 10 किलोमीटर्स में 10 से 20 किलोमीटर तक ये ट्रांसमिट किया जा सकता है। और यहाँ पे एक समझना जरूरी है,
आप बोलोगे तो फाइबर ऑप्टिक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि लेज़र काम करता है, लेज़र से हम लोग मेटल काटते हैं, तो लेज़र क्यों नहीं ज़्यादा दूर भेज रहे। बात है कि लेज़र आप बहुत दूर भेज सकते हैं, बल्ले बल्ले भेज सकते हैं। लेज़र का ऑब्वियसली फाइबर ऑप्टिक्स आता है जो आराम से 100 किलोमीटर मुंह दिखाई का चला जाता है। समस्या ये है कि वो कई मेगावाट नहीं ले जा सकता, कुछ किलोवाट का भी पावर नहीं ठीक से ले जा सकता। तो ये समझना जरूरी है। रेंज आपको मिल जाएगा ऑप्टिकल में, लेकिन आपको वो इंटेंसिटी नहीं मिलेगी कि हमें कई 100 किलोवाट भेजना चाह रहा हूँ या मेगावाट्स भेजना चाह रहा हूँ। फाइबर ऑप्टिक बोला सर हमसे नहीं होगा, इतना हम एफिशिएंट नहीं है। फिर आप आ जाते हो माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में कई गीगावाट का पावर आप भेज सकते हो, बल्ले बल्ले, लेकिन उसमें एक लिमिट है कि दूरी आप नहीं भेज सकते उसको। आप 2-3 किलोमीटर के अंदर आपका वेव गाइड बोल जाएगा। तो यहाँ पे समझिए दोनों में है, एक के पास रेंज बहुत अच्छा है, एक के पास पावर बहुत अच्छा है। दोनों के बीच में यानी कि एग्जैक्टली ये मिलीमीटर वेव में ऐसा जगह आ रहा है कि आप 10 किलोमीटर के ऊपर के बारे में बात कर सकते हैं और एनर्जी मेगावाट में है, गीगावाट नहीं है। मतलब माइक्रोवेव तो बहुत एनर्जी ट्रांसफर, लेकिन दूर नहीं जा सकता। ये इंफ्रारेड लेजर ये सब बहुत दूर जा सकता है, लेकिन एनर्जी नहीं कैरी कर सकता। बीच में परफेक्ट जस्ट राइट हो रहा है, परफेक्टली बैलेंस हो जा रहा है। तो यही इसीलिए मिलीमीटर वेव के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लस इन्होंने जब एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया, यानी रॉक को एक्चुअली पिघला के देखा, तो हिसाब आ रहा है कि जैसे रॉक पिघलने लगता है तो ये एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है, यानी कि रिफ्लेक्शन और कम हो जाता है, यानी कि बल्ले बल्ले कपलिंग इफिशियंसी, यानी कितना एनर्जी आपको डालना पड़ेगा रॉक में छेद करने के लिए, वो घटने लगता है। क्योंकि पिघला वो और एब्जॉर्ब करेगा और हीट होगा और जल्दी से क्रैक कर जाएगा और अंदर आप छेद कर सकते हो। ये मतलब रियल वर्ल्ड में किया जा चुका है, हवा में नहीं बात करो, और ये 6 साल पहले किया गया था। तो ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप आ गए। अब प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए इसको एनर्जी, यानी कि ये आपको जो मिलीमीटर वेव में एनर्जी डालनी है वो आपको कोई प्रोडक्ट से बना के डालना पड़ेगा ना। अगर वही इनएफिशिएंट है तो आप लूट जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बिजली बर्बाद करना पड़ेगा। लेज़र के केस में कहा जाता है कि आप लकी रहोगे 20% इफिशियंसी आ जाए। तो ऐसा है, आप आराम से ऐसा लेज़र बना सकते हो कि जो कई गीगावाट का हो या कई पेटावाट का हो, वो भी दिक्कत नहीं है। बात है कि कोई ऐसा लेज़र नहीं है जो 20% से भी ज़्यादा इफिशिएंट हो। तो समझ लीजिए अगर आप 1 गीगावाट का पावर के बारे में बात करिए, 1 मेगावाट का ही बात कर रहे हैं, उससे ऐड कीजिए उस पर 80% और, इसीलिए उससे मतलब बिजली बर्बादी बहुत ज़्यादा है। ये 50% से ज़्यादा एफिशिएंट मिलता है। मतलब आप मार्केट में खरीद सकते हो जायरोट्रॉन। जैसे कि मान लिया आपको है कि मुझे ड्रिलिंग के लिए 5 मेगावाट चाहिए, तो आपको सिर्फ 10 मेगावाट का बिजली लाइन डालना पड़ेगा। 10 से थोड़ा ज़्यादा रखिए, थोड़ा प्लस रखा जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। और कुछ कंपनी करंट मार्केट में काम कर रही है जो 60% एफिशिएंट जा सकता है। तो बनाना भी बहुत आसान है। और ये इसका एक दूसरा बात होता है कि जैसे आप लेज़र मुंह खोल के कई किलोवाट का खरीद सकते हैं, लेकिन कई मेगावाट का नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है मार्केट में। बहुत कम जगह पे उतना बड़ा पावर मिलता है। जायरोट्रॉन मिलता है, यानी कि जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जायरोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूजन रिएक्टर सब में प्लाज्मा को इग्नाइट करने के लिए। मतलब इग्नाइट करना कहना गलत होगा, आप समझिए इसको हीट अप करने के लिए। तो उस हाई लेवल का पावर का इक्विपमेंट वो बनाया जाता है। तो इसीलिए आप आराम से फ़ोन कर सकते हैं कि भैया मेरे को 1 मेगावाट का जायरोट्रॉन चाहिए, मिल जाएगी। अगर आप 10 भी बोलते हो, जनरली 1 से 2 मेगावाट का ही सब आता है। अगर आप मुंह खोल के बोलते हो 10 वाला, दूसरी कंपनी आपको बना के दे देगी कस्टमर को, क्योंकि वो नया तिगड़म चीज़ नहीं है और प्रोडक्शन ऑलरेडी है, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। या आप 4-5 को असेंबल भी कर सकते हो एक साथ, ताकि मतलब सबको 1-1 मेगावाट का कई सारा यूनिट है, वो आप जोड़ के एक वेव गाइड से कोलैप्स का ये कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो, ताकि एक ज़्यादा 10 मेगावाट जैसे मान लीजिए नीचे जाए। उससे ये भी फायदा होगा, मान लीजिए एक जायरोट्रॉन ब्रेक कर जाता है, डैमेज हो जाता है, आपका सिस्टम तब भी चलता रहेगा। स्पीड घट जाएगी लेकिन काम करता रहेगा। इसीलिए मिलीमीटर वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो एकदम समझिए, डस्ट पार्टिकल, गैसियस पार्टिकल इसको स्कैटर नहीं कर सकता, बल्ले बल्ले। दूसरा, ये बहुत दूरी तक जा सकता है, लेजर जितना दूर नहीं जा सकता फाइबर ऑप्टिक में, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी कैरी कर सकता है। 10 से 20 किलोमीटर इसका स्वीट स्पॉट है। और मोल्टन रॉक, यानी कि कोई भी रॉक जब पिघलने लगता है तो इसका एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है, तो अति उत्तम करता है। प्लस इसे बनाने में 50% से ज़्यादा इफिशियंसी हम लोग अचीव कर चुके हैं, तो ये भी अति उत्तम है। इसीलिए मिलीमीटर वेव का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं जायरोट्रॉन, यानी जो औजार के बारे में बात हो रहा है। तो जायरोट्रॉन है क्या? तो अब ये समझना बेहद जरूरी है कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। ये बहुत हाई लेवल का फिजिक्स है, मेरे से बहुत ऊपर है। तो बेसिक लेवल पर मैं क्या समझ पा रहा हूँ, तो हिसाब ये है कि जैसे आपका कैथोड रे ट्यूब देखते थे जो आपके घर में टीवी में लगा होता था पुराने जमाने में, तो वैसे ही समझिए यहाँ इलेक्ट्रॉन गन है। हॉट समझ लीजिए हॉट फिलामेंट इलेक्ट्रॉन गन है। इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उससे आप मैग्नेटिक फील्ड से कोलैप्स करो, एकदम एकदम टाइट करते रहो। और यहाँ पे जो मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होना चाहिए। इसमें मतलब जितना मैग्नेटिक पावर आपका एमआरआई मशीन में रहता है उससे दुगना या 4 गुना तक जाता है ये सब। तो यानी बहुत बम मैग्नेट होना चाहिए सब के लिए। और ये कंप्रेस करके ये समझ लीजिए एक सिचुएशन बनाता है जहाँ पे रेजोनेंस होने लगता है। रेजोनेंस का वही समझिए कि मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे टुक 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 करना। और इस मतलब यहाँ पे आपने एनर्जी डंप किया, मैग्नेटिक फील्ड से डंप किया, इलेक्ट्रॉन गन से डंप किया। एनर्जी जाए कहाँ? ये पूरा चेंबर वैक्यूम में है, तो एनर्जी जाए कहाँ? तो एनर्जी का ये होता है कि डंप करने लगता है फोटॉन्स के माध्यम से। और ये फोटॉन की फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज में आती है। मैग्नेट जितना पावरफुल रहेगा उतना हायर टेराहर्ट्ज में जाने लगेगा। कम पावर करेगा, जैसे मान लीजिए 20 टेराहर्ट्ज पे आप चल रहे हो, मतलब 20 टेराहर्ट्ज पे चल रहे हो आप, और मैग्नेटिक मतलब टेस्ला में बढ़ाते जाइए, वो और टेराहर्ट्ज बढ़ते चला जाएगा। और उसके बाद लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करके डायमंड विंडो से निकाला जाता है।
और डायमंड विंडो इसलिए चाहिए था कि वो प्रेशर एकदम मेंटेन रहे। यहाँ वैक्यूम रखा जाता है, जितना अच्छा वैक्यूम रहेगा उतना बढ़िया काम करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जाके कलेक्ट हो जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए ये इतना इफिशियंट है। नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो ये बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पूरा कलेक्ट होता है, सर्किट कंप्लीट रहता है, तो 50% इफिशियंट आ जाता है। और ये जो कलेक्टर कॉइल है ये यहाँ पे वेस्ट हीट आता है, और ये थैंकफुली इतना बड़ा होता है कि उसको ठंडा रखना पॉसिबल है। बहुत सारे और चीज़ में ये भी होता है कि अगर आप उसको ठंडा ही नहीं रख पा रहे तो फायदा क्या है, मतलब कब बंद करना पड़ेगा, पल्स में चलाना पड़ेगा। यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, ये सब इक्विपमेंट मिलता है मार्केट में। मेगावाट वाला तो मतलब सीधे आप फ़ोन कीजिए, ऑर्डर आ जाएगा। और देख ही रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस हाँ आपको इसको बिजली देना है, बम बम इसको कूलिंग देना है। और सुपर कंडक्टर केस में सुपर कंडक्टर का जो भी फ्लूइड हो, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन हो सकता है या लिक्विड हीलियम हो सकता है, वो सब देते रहना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका डेवलपमेंट आपको बताया फ्यूजन रिएक्टर के लिए किया जाता था। और ये पूरी तरह से मेच्योर टेक्नोलॉजी, यानी कि ये आप खरीद सकते हैं, ये मेच्योर टेक्नोलॉजी। इसीलिए ये लोग सीधे तौर पे ये कर रहे हैं। जैसे कि क्रायोजेनिक एनर्जी स्टोरेज के बारे में मैंने बात किया था कि सारी टेक्नोलॉजी को उठा लिया इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री ये उठा लेता हूँ, इधर से ये उठाता हूँ, मिला के कंपोनेंट बनाते हैं। यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, ये सारे चीज़ मार्केट में है। ड्रिलिंग का जितना चीज़ है ऑयल एंड गैस के चलते सब मेच्योर हो चुका है, तो उसमें ये डालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका था। तो ये सोचा क्यों ना हम इसे इस्तेमाल करें। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रिंसिपल में, क्योंकि मैंने नीचे दिया है 6 साल पुराना वीडियो, ये नया चीज़ नहीं है। मतलब MIT इसके पीछे बहुत पहले से काम कर रहा था। 6 साल पुराना वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 40 मिनट का पूरा डिटेल में एक एक डिटेल है। और वहाँ पे समझिए प्रिंसिपल के मामले में टेस्टिंग भी किया जा चुका है, प्रिंसिपल के मामले में सब चीज़ बल्ले बल्ले है। लेकिन हिसाब ये है कि क्या वो हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी रियल वर्ल्ड में अचीव कर पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वेव गाइड जो आप देख रहे हैं, वो वेव गाइड में इनको आर्गन रखना है, चलो ठीक है। लेकिन वेव गाइड जो है उसका इफिशियंसी उसी बेसिस पे है कि वो कितना स्ट्रेट है। अगर वो परफेक्टली स्ट्रेट है तो आराम से 90% से ज़्यादा इफिशिएंट है, बल्ले बल्ले। अब बात है कि आप ड्रिल कर रहे हो, वहाँ पे गैस है, वहाँ पे डायनेमिक प्रेशर है, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि एग्जैक्टली स्ट्रेट रहे। तो ये रियल वर्ल्ड वाला बात है। यहाँ पे वो MIT प्रोफेसर भी एकदम सीरियस बोले कि ये हमें करके देखना होगा कि हम तो सोच ले रहे हैं कि सब चीज़ स्ट्रेट रहेगा, लेकिन क्या पता गैस प्रेशर के चलते ना हो, क्या पता मतलब कोई लेयर आ जाता है, बसॉल्ट लेयर आ जाता है या कुछ अलग तरह का लेयर आ जाता है, जो मतलब जो बिट एक्चुअल मेल्टिंग कर रहा है उसको थोड़ा सा बेंड कर देता है और आपका वेव गाइड बेंड होने लगता है, उसकी इफिशियंसी खत्म हो जाती है। तो क्या होगा, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड के सिवा इसका कोई टेस्टिंग है। मतलब लैब में आप पत्थर को छेद कर सकते हो, 1-2 फुट का कर सकते हो, लेकिन जब आप किलोमीटर में बात कर रहे हो तब बात थोड़ा सीरियस हो जाता है। दूसरा विट्रिफिकेशन, क्योंकि ये जो पिघला रहा है पत्थर को, वो आसान बात है कि इसे पिघला के जो पत्थर है ना, इसको मतलब समझिए दीवार में ये धंसा दे रहा है, दीवार में मतलब समझिए मोल्टन लेयर का एक कवच बना रहा है। वो कवच बनता है, ये बात एकदम सही है, लेकिन बात है कितना भरोसेमंद है वो कवच। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप डीप सी वेल देखते होंगे तो उसमें ये ड्रिल करना आसान बात है, लेकिन उसके बाद उनको आधा खर्चा हो जाता है। मतलब अगर $10 बिलियन का बिल आया था तो आधा खर्चा होगा $5 बिलियन का कि केसिंग डालना ताकि वो कोलैप्स ना करे। तो यहाँ पे टारगेट ये किया जा रहा है कि ये जो दीवार है बनेगा, ये पिघला हुआ चीज़ से मतलब समझिए एक पिघला हुआ पत्थर जैसा एक कवच बन जाए। अगर ये विट्रिफाइड वॉल सही से काम करता है तो केसिंग नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि ये आपका जो वेव गाइड है जा रहा है ड्रिल कर रहा है और आपको केसिंग उसके पीछे नहीं डालना पड़ रहा है, वो अपना आराम से संभाल लेता है। ये अगर हो जाता है तो बहुत पैसा बचेगा। होता है कि नहीं होता है ये कब जानिएगा, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के बाद। तो इसका रियल वर्ल्ड टेस्टिंग सेट किया गया है 2023 में, सारा चीज़ सेट है। लेकिन बात यह है कि इसमें एक तिगड़म ये है कि इसकी डिस्टेंस जो है, जैसे 1 किलोमीटर ड्रिल करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मिलता है मार्केट में, आपको खरीद सकते हैं 1-2 किलोमीटर वाला। 4-5 किलोमीटर वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये कॉमन चीज़ है। ऑयल एंड गैस वाले में तो आपका फ़ोन कीजिए 24 आवर अमेजॉन डिलीवरी दे देंगे। लेकिन जहाँ पर आप उससे आगे जाने लगेंगे तब बात सीरियस होता है कि क्या आप एक्चुअली कर पाते हो कि नहीं। तो यहाँ पर ये समझिए ये सारा चीज़ साइंटिफिकली टेस्टेड है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, बस इसे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करके देखना कि ये काम करता है कि नहीं। और ये सारा चीज़ जब फुल स्केल रियल वर्ल्ड टेस्टिंग होगा उसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि उसके बाद भी दूसरा बहुत सारा चीज़ सॉल्व करना है। नहीं जैसे ये आप लोग पहुंच गए ठीक है, इसके बाद दूसरा हेडेक शुरू होगा कि भैया आप ये रिजर्वॉयर कैसे बनाते हो, मतलब नीचे, ताकि आप एनर्जी इफिशिएंटली कैप्चर कर सको। वो सब अलग तिगड़म है, लेकिन हाँ ड्रिल आप कर लो तो बाकी सारा समस्या कंपेरेटिवली बहुत आसान है। तो ड्रिलिंग करना ही मेन समस्या है, ड्रिलिंग जैसे हो जाए बाकी काम आसान है। तो यही देखिए कि आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में ये ऐसा टेक्नोलॉजी अगर ये काम करता है ना, मतलब बाकी सारे एनर्जी वर्ल्ड को चेंज कर देगा। कि भैया तेल उल के लिए आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, गैस के लिए टेंशन नहीं होगा, बिजली का बिल फिक्स हो जाएगा कि इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने प्लांट बना लिया, खर्चा कर लिया, अब उसका रनिंग कॉस्ट नहीं है। तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है अगर ये सक्सेसफुली क्रैक कर जाता है। नहीं भी करता है तो भी हम लोग का टनल वनल बनाने में, मतलब बेसिक ड्रिलिंग में भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो यूज़ तो है, बस देखिए कि उतना डीप जा पाते हैं कि नहीं। अगर ये 10 किलोमीटर क्रॉस कर लेना, बल्ले बल्ले हो जाएगी।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मैजिकल जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।